इस एपिसोड की शुरुआत में हम काइसेन और जानजा को आमने सामने खड़ा देखते हैं। यहाँ उस बुढ़ऊ के भाई को ऐसा लग रहा होता है कि अगर जानजा पर काइसेन के हमले का कोई असर नहीं हो रहा तो वो काफी आसानी से जीत जाएगा, पर वो बुढ़ऊ कहता है अभी तो थोड़ा सा बैल बुद्धि है क्या। देख काइसेन उसके जान बाटो के हमले से काफी ज्यादा आसानी से बच रहा है। जानजा चाहे कितनी भी कोशिश कर ले पर वो काइसेन को नहीं हरा सकता। उसके बाद हम फिर से उन्हीं दोनों को देखते हैं जो एक दूसरे पर हमला करने के लिए तैयार हो जाते हैं और पूरा माहौल एकदम ही शांत हो जाता है। फिर काइसेन अपना दाया पैर हिलाता है और फिर जानजा काइसेन पर हमला कर देता है। जानजा काइसेन पर काफी सारे हमला करते हैं पर काइसेन उससे काफी ज्यादा आसानी से बच रहा होता है। अब काइसेन को भी एक परफेक्ट पोजीशन मिल जाता है जानजा पर हमला करने का और वो कहता है तुम्हें मेरे एक हमले से तो कुछ भी नहीं होगा पर मैं तुम पर काफी सारे हमला करूंगा। और ये कहकर वो धड़ाधड़ जानजा पर हमला करने लग जाता है और जानजा फिर से दूर जाकर गिरता है और इसके मुंह से खून भी निकलने लगता है और सभी लोगों को लगता है कि जानजा तो गयो। काइसेन कहता है देख भाई तेरी जान बाटो का वजन काफी ज्यादा है इसलिए तो इससे कुछ गिने चुने ही हमले कर सकता है, जैसे ऊपर से नीचे या नीचे से घुमाकर, पर यहाँ मैं इससे काफी आसानी से बच सकता हूँ। जानजा अपने मन में सोचता है ये बंदा बेहतरीन ही नहीं उससे ज्यादा है, ये तो उससे भी बढ़कर है जो मुझे लगा था। ये इतना पावरफुल होगा मैं सोचा नहीं था। भाई सोच क्या आना चाहिए था ना। काइसेन कहता है अब ये लड़ाई यहीं पर बंद करते हैं, चुपचाप आसानी से अपनी हार मान ले। और फिर हम जानजा का एक फ्लैशबैक देखते हैं। हम देखते हैं एक सेना की टुकड़ी को और सामने कुछ लोग बैठे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं आखिर ये कौन लोग हैं। उनमें से एक आदमी बताता है कि ये सेना फौजी है जो शाही सेना के आगे चलती है और घूम घूम कर अपना लगान अदा करने की बात कर रही है। फिर हमें बताया जाता है कि सन 1868 में तोबाफुशी जंग के तुरंत बाद सिखियो फौज ने एक राष्ट्रीय दल बनाया जिसमें ऐसे लोग शामिल थे जो असली में फौजी नहीं थे और वो शाही फौजी के जाने से पहले वहाँ की छानबीन करते थे और मुख्य फौजी की मदद करते थे। सिखियो दल का कप्तान सोजो सगारा उत्तर की तरफ तोसांदो में पहुंच गया और क्रांतिकारी योद्धाओं की तरफ से जमीन का लगान अदा करने का पैगाम दे रहा था। उसके बाद सगारा को देखते हैं जो कि एक जगह पर पहाड़ की चोटी पर खड़ा होता है और तभी उसके पास जानजा आता है जो कि अभी छोटा होता है और वो कहता है कप्तान सगारा आप यहाँ क्या कर रहे हैं। सगारा जानजा के गाँव की तरफ दिखाते हुए कहता है ये कितने शानदार बात है ना, उनके पास जगाने के लिए लकड़ी और खाने के लिए खाना है। मैंने ऐसे कई गांव देखे हैं जहाँ खाने के लिए खाना नहीं होता, पर अब सरकार बदलने के बाद कमजोर लोग भी खुश रह पाएंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें सगारा और उसके साथियों को मीटिंग करते हुए दिखाया जाता है। उसका एक साथी बताता है कि सरकार के सेनापति ने उसकी फौज को नकली फौज करार दे दिया है और हर इलाके के पलटन को उन्हें पकड़ने का आदेश दे दिया है। दूसरा साथी कहता है सरकार ने जमीन का लगान करने का वादा किया था पर अब सरकार के पास पैसा ना होने के कारण ये वादा करना नामुमकिन सा हो गया है, इसलिए वो हमारी फौज को नकली करार देकर ये जता रही है कि उन्होंने ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। सगारा कहता है हम सरकार के सेनापति के खिलाफ तो नहीं जा सकते, फिलहाल हम सिहामू में चौकी के पास जा रहे हैं बात करने। पर सगारा जानजा और कुछ सुहो को अपने साथ ले जाने से मना कर देता है और वो कहता है कि तुम दोनों अभी छोटे हो और मैं तुम्हारी जान की रिस्क नहीं ले सकता। और फिर काफी देर हो जाती है। यहाँ जानजा सगारा का इंतजार कर रहा होता है। उसके बाद कुछ सुहरो आती है और कहती है सगारा को कुछ हो गया है और जब जानजा सभी लोगों को हटाता हुआ सामने जाकर देखता है तो सगारा का कटा हुआ सर सामने रखा होता है और ये देखकर तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जानजा। सभी लोग उसे गद्दार समझकर गाली दे रहे होते हैं और इस जानजा को काफी ज्यादा बुरा लग रहा होता है। तभी सीन प्रेजेंट में आता है। हम जानजा को अपनी आंखें खोलते हुए देखते हैं। काइसेन उसे देखकर सोचता है लगता है इसमें फिर से जान आ गई है। जानजा कहता है मैं इतनी आसानी से नहीं हारने वाला और खड़ा होकर काइसेन पर हमला कर देता है। पर यहाँ काइसेन सोच रहा होता है मेरे वार खाने के बाद भी इसमें इतनी ताकत बची है, ये तो काफी ज्यादा लाजवाब है। पर तभी वो बुढ़ऊ अपनी पिस्तल से काइसेन पर हमला कर देता है और काइसेन नीचे गिर जाता है। उस बुढ़ऊ को लगता है कि काइसेन अब निपट गया और खुश होने लगता है बल्ले बल्ले निपटा दिया। पर तभी काइसेन खड़ा हो जाता है और हम देखते हैं कि गोली उसकी तलवार पर लगी होती है हैंडल पर इस बार वो बुढ़ऊ अपनी दोनों पिस्तल निकालकर कौरी की तरफ पॉइंट कर देता है और अपने भाई से उन्हें पकड़ने के लिए कहता है। पर जैसे उनका भाई उन्हें पकड़ने के लिए जाता है जानजा अपनी तलवार उसकी तरफ फेंक कर मारता है जो कि उसके नाक को चीरती हुई जाती है। जानजा कहता है मैंने पहले ही कहा था ना मेरी लड़ाई में दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। काइसेन उस बुढ़ऊ से कहता है तू तो सच में नाली का ही कीड़ा है। तभी उस बुढ़ऊ को अपने दोनों पिस्तल से उस पर हमला करता है पर काइसेन काफी तेजी से जाकर उसका माथा फोड़ देता है। उसके बाद जानजा और काइसेन फिर से एक बार आमने सामने होते हैं।
जानसा कहता है चलो इस लड़ाई को खत्म करते हैं और अपनी जान बाटो को आसमान में जोर जोर से घुमाने लगता है। यही को पूछता है आखिर ये बहन का कर क्या रहा है। कावरी कहती है ये खुद इतना ताकतवर है और ये अपनी जान बाटो को घुमा रहा है, ये अपने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज कर रहा है। ऐसन कहता है इतने कम ताकत में मुझे हराना नामुमकिन है, ये बात तुम्हें समझने में समय लगेगा। फिर वो उस दोनों तलवार आपस में टकराती है और काफी तेज रोशनी निकलती है। हम देखते हैं कि जानसा की तलवार दो टुकड़ों में टूट जाती है। फिर काइसेन अपनी फाइनल मूव करता है और उस पर हमला करता है, पर अभी भी जानसा अपने दोनों पैरों पर खड़ा होता है और काइसेन उसकी तारीफ करता हुआ कहता है तुम पहले इंसान हो जो मेरे हमले खाकर भी सीधा खड़ा हुआ है, पर तुम में जरा भी ताकत नहीं बची है, तो मैं डॉक्टर को बुला लेता हूँ। पर जानजा कहता है मैं अभी हारा नहीं हूँ, मैं अभी खड़ा हूँ और काइसेन को लड़ने के लिए करता है। पर काइसेन उसके पास जाकर एक पंच मारता है और उसे समझाता है कि जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है, तुम गलत आदमी से लड़ रहे हो। आखिर सिखियो फौजी के लिए जरूरी क्या था, क्रांतिकारी योद्धाओं से लड़ना या खुद क्रांति लाना, समाज को बदलो। फिर जानजा शाही फौज और काइसेन के बारे में काफी कुछ बुरा बोलता है, पर कावरी और याही को उसे समझाते हैं कि काइसेन वैसा नहीं है जैसा सब कहते हैं, वो समाज में बदलाव लाना चाहता है, इसलिए वो अब फालतू की लड़ाई बंद कर रहा है और तुम भी अपनी फालतू की लड़ाई बंद कर दो। काइसेन कहता है जानजा क्रांति की जंग अभी भी खत्म नहीं हुई है और मैं अपने इस तलवार से लोगों की मदद करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और वहां से जाने लगता है। जानजा को काइसेन में अपने कप्तान की झलक दिखती है जो अभी भी क्रांति की लड़ाई लड़ रहा है। उसके बाद जानजा वहां लेट जाता है और कहता है मैं इस आदमी से कभी नहीं जीत पाऊंगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें कावरी, काइसेन और याहिको को एक साथ दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रहे होते हैं। कावरी कहती है जानजा को काफी गहरी चोट लगी है और उसको रिकवर होने में कम से कम 3 महीने लगेंगे। काइसेन कहता है नहीं कहा, आज तक मैं जितने भी लोगों से लड़ा हूँ ना, उनमें से वो सबसे ज्यादा बेहतर था, मुझे उसके साथ पूरी पावर लगानी पड़ी थी। और ये सुनकर वो दोनों उसे अजीब तरह से देखने लगते हैं। फिर वो लोग फिर से उसी रेस्टोरेंट पर पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं जानजा फिर उन्हीं लोगों को मार रहा होता है जिसे उसने पिछली बार मारा था। फिर जानजा उन लोगों को देखकर कहता है अरे मेरा इलाज कराने के लिए शुक्रिया, मेरी खूबी ये है कि मैं कितनी भी मार खा लूं पर मुझे कुछ भी नहीं होता। और ये सुनकर वो तीनों उसकी चोट पर छूते हैं और जानजा की हालत खराब हो जाती है। पर जानजा कहता है तुमने मुझे काफी कुछ कहा था, पर कोई बात नहीं, तुम कह सकते हो, पर मैं कैसे मान लूं कि तुम उन बाकी सही योद्धा जैसे नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हारे आस पास रहकर तुम्हारे जानकारी हासिल करूंगा। और काइसेन कहता है अरे यार मुझे फिर से एक अतरंगी आदमी मिल गया। और इस वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं कि सभी लोग बैठकर मस्त मच्छी फ्राई खा रहे होते हैं, पर ये खाना जानजा को पसंद नहीं आता, तो फिर क्या, वो चालू कर देता है कावरी की बुराई करना। पर अपनी कावरू भी कहाँ चुप रहने वाली है, वो भी कह दिया एक तो तू फ्री में बैठकर खा रहा है, ऊपर से मुझे ही सुना रहा है। पर इन दोनों की लड़ाई में हमारा भाई केनशिन फंस जाता है और तभी वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि केनशिन से हेल्प करने की रिक्वेस्ट करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं सभी लोग जो कि घर के अंदर बैठे होते हैं। केनशिन उस ऑफिसर से पूछता है कि आखिर वो उनकी क्या मदद कर सकता है। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि इस बार सभी पुलिस ऑफिसर की इज्जत दांव पर लगी है, इसलिए वो चाहता है कि सभी लोग इस बात को राज रखें, और बताता है कि उन्हें एक गुंडे को पकड़ने में केनशिन की मदद चाहिए। उस गुंडे का नाम है गुरुगासा और वो उन शाही लोगों को निशाना बनाता है जो कि राजनीतिक कारोबार और सरकार में है। वो लोगों को लेटर भेजकर टाइम बताता है और उसी टाइम पर आकर उन्हें मार देता है। वो एक माहिर तलवारबाज है जो पिछले 10 सालों से अपना वादा पूरा करने में नहीं चुका। कावरू कहती है वो बस शाही योद्धा की जान ले रहा है, इसका मतलब उसे उनसे नफरत है या फिर वो क्रांति लाना चाहता है। वो ऑफिसर कहता है ऐसा हो सकता है, पर उसे बड़ी बात यह है कि गुरुगासा को लोगों को मारने में काफी ज्यादा मजा आता है। वो ऐसे शाही योद्धा को मारता है जो काफी हाई पोस्ट पर हैं और सिपाहियों को उसकी हिफाजत करनी ही पड़ती है। शाही योद्धा खुद की पहुंच और पैसा लगाकर अपनी फौज खड़ी कर देते हैं और गुरुगासा को उन सभी को मारकर लोगों के पहरे तोड़कर उन तक पहुंचना काफी ज्यादा पसंद है। और पिछली बार वो किसी को मारने गया था तो उसने 37 लोगों को जान से मार दिया था और 56 लोग घायल हुए थे, इसलिए हम तुम्हारी मदद चाहते हैं। और काइसेन भी मान जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उसी आदमी को दिखाया जाता है। वो उसने यहाँ अपनी पूरी फौज बुला ली होती है और वो ऑफिसर से कहता है कि अब उसे किसी भी की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके पास काफी सारे लोग हैं और इस बार वो पूरे देश की सबसे ताकतवर आर्मी को अपने साथ लाया है। वो ऑफिसर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो गुरुगासा काफी ज्यादा खतरनाक तलवारबाज है, पर ये मोटा मानता ही नहीं है। वो कहता है
मेरे क्रांतिकारियों की लड़ाई में खुद को गोलियों से बचाकर एक मामूली तलवारबाज मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। पर तभी वहाँ पर केंशिन आता है और कहता है मैंने आपकी सारी बात सुन ली है। और केंशिन को देखकर उस मोटे की तो हालत ही खराब हो जाती है। केंशिन उससे कहता है अब तो आप काफी ज्यादा रोब वाले हो गए हैं मिस्टर तानी, आप पहले तो ऐसे नहीं थे। मैंने जब बाकुमोत्सु दौर में आपको तलवार की बाढ़ और गोलियों की बौछार से बचाया था। जानजो उन योद्धाओं को देखकर कहता है ये आपकी सबसे ताकतवर फौज है। मुझे याद है मैंने कम से कम एक न एक बार तो इन सभी को हराया ही होगा। और ये सुनकर तो उस मोटू के पैर तले जमीन खिसक जाती है और उसके सोल्जर भी जानजा से काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। उसके बाद वो मोटा मान जाता है और उसके बाद वो सभी लोग बाहर में कुछ लोगों को तैनात कर देते हैं वहाँ की रखवाली करने के लिए। गोरोगासा का इंतजार करने लगते हैं वो लोग बैठ के। और जैसे ही समय पूरा होता है गोरोगासा नीचे तैनात सिपाहियों को मार देता है। केंसन यहाँ सभी को चौकन्ना रहने के लिए कहता है कि गोरोगासा आ चुका है और चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। और अब समय भी पूरा हो चुका होता है और सभी गोरोगासा का इंतजार करने लगते हैं। और तभी वहाँ गोरोगासा कुछ आदमी को मारता हुआ खिड़की से एंट्री लेता है। फिर हम काओरू को देखते हैं जिसे केंशिन और जानसा की फिक्र हो रही होती है और उसे इसी बात की वजह से नींद नहीं आ रही होती। और फिर हमें गोरोगासा को दिखाया जाता है जो कि काफी बैडेस लुक दे रहा होता है। केंशिन कहता है सानो तुम सब लोग मिस्टर तानी की रक्षा करो, मैं इस गोरोगासा से निपटता हूँ। पर इस मोटे आटे की बोरी की इतनी ज्यादा फट चुकी होती है कि वो सबसे कहता है कि सब लोग उस पर हमला करो और जो गोरोगासा को मारेगा वो उसे 4 गुना पैसा देगा और एक हायर पोस्ट भी देगा। और 4 गुने पैसे और हायर पोस्ट के लालच में काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं। गोरोगासा स्पीड को देखकर जानजा तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी गोरोगासा अपनी एक टेक्निक का यूज करता है जिसमें सभी लोग पैरालाइज्ड हो जाते हैं। पर वहाँ जानजा मूव कर पा रहा होता है और इस बात से गोरोगासा काफी ज्यादा इम्प्रेस होता है। और तभी उस पर केंशिन हमला कर देता है पर यहाँ उसको ही चोट लग जाती है। केंशिन कहता है बाकुमोत्सु दौर में एक बार मैं क्योटो में था, वहाँ मैंने एक आदमी के बारे में अफवाह सुनी थी। वो एक ऐसा आदमी था जो किसी भी दल का हिस्सा नहीं था, वो सिर्फ खून खराबा पसंद करता था। और तभी गोरोगासा की टोपी 2 टुकड़ों में कट जाती है। मतलब केंशिन ने भी हमला किया है भाई। गोरोगासा कहता है मैंने भी तुम्हारे बारे में काफी ज्यादा सुना है कि तो गिरी बत्तोसाई। फिर हम देखते हैं कि वो अपने टेक्निक का केंशिन पर यूज करता है और केंशिन काफी आसानी से उसे तोड़ देता है और कहता है ये टेक्निक मुझ पर काम नहीं करेगी तो अच्छा यही होगा कि तुम अपनी हार मान लो। पर तभी वो उस मोटे आटे की बोरी पर हमला कर देता है पर जानजा बीच में आकर गोरोगासा की तलवार को तोड़ देता है और उस मोटे आटे की बोरी को बचा लेता है। पर गोरोगासा अपनी दूसरी तलवार से उसे जख्मी कर देता है और फिर वो काफी तेजी से खिड़की के पास जाकर कहता है मुझे आज काफी ज्यादा काम है और मुझे पर काफी ज्यादा मजा आया। अब मेरा शिकार ये मोटे आटे की बोरी नहीं है बल्कि तुम हो बत्तोसाई। और फिर वहाँ से भाग जाता है। केंशिन जानजा से पूछता है क्या वो ठीक है और वो सभी जख्मी लोगों को इलाज करवाने के लिए कहता है उस पुलिस ऑफिसर से और वहाँ से निकल जाता है। रास्ते में जानजा और टाइसन काफी सारे बातें करते हैं। जानजा कहता है दुनिया का सबसे ताकतवर योद्धा मेरे साथ है तो मुझे किस बात की डर, हम जरूर जीतेंगे। पर केंशिन कहता है ये इतना भी आसान नहीं है। क्रांतिकारी योद्धा पिछले 10 साल के दौरान मैंने कसम खाई है कि मैं अब किसी को भी जान से नहीं मारूंगा। पर वो गोरोगासा आज भी बेझिझक लोगों की जान ले रहा है और एक बत्तोसाई के लिए, बत्तोसाई मतलब किलर होता है, एक बत्तोसाई के लिए ये काफी बड़ी बात होती है। जानसा कहता है हाँ पर मैं इस हालत में तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगा। पर केंशिन कहता है उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं उस गोरोगासा से खुद ही निपट लूंगा, पर मैं तुमसे बस एक मदद चाहता हूँ। और ये सीन यहीं पर शिफ्ट हो जाता है। जानजा घर पहुंच जाता है और वो देखता है कि कावरी बाहर ही सो रही होती है। यही को बताता है कि कावरी कल रात से थोड़ा सा भी नहीं सोई। जानजा उसे उठाता है पर कावरी उठते ही उन दोनों के सर पे टपली दे देती है और वो केंशिन के बारे में पूछती है। जानजा बताता है कि केंशिन अभी यहाँ नहीं आएगा क्योंकि गोरोगासा अभी केंशिन के पीछे पड़ा है, इसलिए उसने कहा है कि जब तक वो वहाँ है मैं उसकी जगह ले लूं। पर कावरी पूछती है कि केंशिन आखिर गया कहाँ है। जानजा बताता है कि वो नदी किनारे है और गोरोगासा उसे वहीं मिलेगा। और फिर कावरी निकल जाती है केंशिन के पास और यहाँ केंशिन देख रहा होता है गोरोगासा को और वो गोरोगासा का इंतजार करते करते काफी ज्यादा समय हो चुका होता है। तभी उसे वहाँ किसी के होने का एहसास होता है और जब वो पलट कर देखता है तो वो कावरी दीदी को देखता है जो की अपने रौद्र रूप में होती है। केंशिन उसे देखकर कहता है गोरोगासा से ज्यादा खतरनाक तो ये लग रही है। और फिर क्या, काओरू केंशिन को डांटने लगती है और उसे बिना बताए आने के लिए काफी कुछ सुनाती है और फिर काओरी वहीं रुकने की जिद करती है।
पर केंशिन उसे समझाता है कि लड़ाई के बीच अगर उसे किसी को बचाना पड़ेगा तो वो जीत नहीं पाएगा। और ये सुनकर काओरू घर जाने के लिए मान जाती है पर उसे अपना रिबन देते हुए कहती है, तुम वादा करो कि ये रिबन मुझे वापस करोगे। जैसे ही केंशिन उस रिबन को लेता है और उससे वादा करता है, गोरोगासा रेस तरीके सलमान भाई की तरह आता है और काओरी को उठाकर नाव पर फरार हो जाता है और उसे लड़ने के लिए एक लेटर भी छोड़ जाता है। और ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और हाँ, हम लोग 1K की काफी ज्यादा करीब है और हम लोग का चैनल भी मोनेटाइज होने वाला है। तो अगर वीडियो पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा। तो हे गाइस, क्या हाल चाल। आई होप तुम लोग बढ़िया होगी, देन आगे भी बढ़िया रहना। तो इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं तुम लोग से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता कि मेरे वीडियो में 2000 या 3000 से ज्यादा व्यूज क्यों नहीं आ रहे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम लोग मेरे वीडियोस को भले ही लाइक ना करो मगर शेयर और सब्सक्राइब कर दो, इससे मेरी वीडियो को रीच मिल सके। और तुम्हारा ये छोटा सा कदम मुझे काफी ज्यादा मोटिवेट करता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो की शुरुआत में हम गोरोगासा को देखते हैं जो कि बैठकर मस्त अपना सुट्टा पी रहा होता है और काओरू से कहता है, परेशान मत हो, मैंने तुम्हें किडनैप तो किया है पर मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने कोई भी इरादा नहीं है। काओरू बोलती है, मैं जानती हूँ तुमने मुझे इसलिए अगवा किया है क्योंकि तुम केंशिन को कमजोर कर सको। गोरोगासा उसका जवाब देता है कि उसने उसे इसलिए पकड़ा है क्योंकि केंशिन को गुस्सा है और वो पहले की तरह ही तो गिरिबत्तोसाई बन जाए, क्योंकि केंशिन अभी काफी ज्यादा कमजोर है और वो उसे काफी आसानी से हरा सकता है। काओरू कहती है, केंशिन काफी ज्यादा ताकतवर है, शायद तुम नहीं जानते। गोरोगासा कहता है, ये बात जितनी अच्छी तरह से मैं जानता हूँ तुम नहीं जानती। फिर हमें गोरोगासा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। वो बताता है कि उसे बत्तोसाई को क्योटो में बाकुमोत्सु दौर के समय देखा था और कहता है, मैंने बत्तोसाई के सिर्फ किस्से सुने थे पर हम लोग भी शिनसेनगुमी से थे तो मुझे लगता था कि एक अकेला आदमी हमें नहीं हरा सकता, पर मैं गलत था। उसने पलक झपकते ही मेरे 3 साथियों को मार दिया और शायद मैं उस पर हमला करने जाता तो मेरा भी वही हाल होता। केंशिन गोरोगासा से कहता है, अगर तुम्हारे साथियों ने क्रांतिकारी योद्धाओं पर जान लेने की कोशिश की तो उनसे कह देना कि मैं आऊंगा, और वहाँ से चला जाता है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। गोरोगासा कहता है, पर अब समय बदल चुका है, मैंने बहुत सारी जाने ली हैं और अब मैं भी उसी की तरह एक बत्तोसाई हूँ। फिर तभी 12 बज जाते हैं और केंशिन वहां पहुंच जाता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। उसके बाद केंशिन गोरोगासा आमने सामने खड़े होते हैं और अब हमने देखने को मिलने वाला है एक काफी ज्यादा आइकॉनिक और नेक्स्ट लेवल फाइट। यहाँ गोरोगासा केंशिन को काफी तगड़ी टक्कर दे रहा होता है पर केंशिन भी एक के बाद एक काफी खतरनाक हमले उस पर करता ही जाता है। गोरोगासा अपनी पैरालाइज स्किल का यूज करता है पर उसका केंशिन पर कोई असर नहीं होता। केंशिन यहाँ काफी ज्यादा गुस्से में होता है। काओरी उसे देखकर सोचती है, ये वो केंशिन नहीं है जिसे मैं जानती हूँ, ये तो पूरी तरह बदल चुका है। यहाँ केंशिन गोरोगासा से कहता है, तुम्हारे इस टेक्निक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। पर तभी गोरोगासा अपनी दूसरी टेक्निक का यूज करता है पर केंशिन उस टेक्निक को काफी अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो उसके सभी हमलों से बच पा रहा होता है। पर गोरोगासा बीच में ही अपनी टेक्निक को बदल देता है और उस पर हमला करता है, जिनसे केंशिन जख्मी हो जाता है और गोरोगासा उसे लात मारकर दूर फेंक देता है। गोरोगासा कहता है, तुम थोड़े बेहतर तो हो गए पर अब भी तुम कमजोर हो, और उसे गुस्सा दिलाने का सोचता है और वो गुस्सा दिलाने के लिए काओरू पर अपने पैरालाइज टेक्निक का यूज करता है और कहता है, इस पर मैंने एक ऐसी स्किल का यूज किया है जो इस लड़की के फेफड़े को फेफड़ा बना देगी, मतलब इस लड़की का फेफड़े काम करना बंद कर देंगे और ये 2 मिनट में दम तोड़कर मर जाएगी। पर ये तोड़कर केंशिन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और पलक झपकते गोरोगासा पर हमला कर देता है और इसको नाक तोड़ देता है। और यहाँ हम काओरू को देखते हैं जिसे सांस लेने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही होती है। केंशिन कहता है, अगर तुम्हें मरने से
डर लग रहा है तो तुम काओरू को अपने टेक्निक से आजाद कर दो। पर यहाँ गोरोगासा अपनी पावर को बढ़ाने लगता है। उसके बाद वो एक पत्थर के पास जाता है और उसे काफी छोटे छोटे टुकड़ों में काट देता है। पर अब काइसेन भी काफी ज्यादा सीरियस हो चुका था और कहता है कोई फायदा नहीं, अब चाहे तुम जो चाहे हमला कर लो, पर मैंने तुम्हें मारने का मन बना लिया है। और वो अपने अटैकिंग फॉर्म पर आ जाता है और इस फॉर्म को देखकर गोरोगासा के तो पसीने छूटने लगते हैं और कहता है ये तरीका तो बत्तोजुत्सु हमले का है। और फिर हमें बत्तोजुत्सु के बारे में बताया जाता है ये एक ऐसी टेक्निक है जिसे तलवार को म्यान से निकालते हुए हमला किया जाता है और इस तरह तलवार को निकालने से उसकी रफ्तार 3 गुनी या 4 गुनी हो जाती है। और ये इतना ज्यादा खतरनाक हमला है कि दुश्मन का मरना इसमें तय है, क्योंकि इस हमले का जवाब देने का मौका ही नहीं मिलता दुश्मन को। और यहाँ गोरोगासा सोच रहा होता है बत्तोजुत्सु से मौत होनी तय है, पर अगर इससे मैं बच पाया तो फिर मैं ही जीतूंगा। और वो काइसेन पर हमला कर देता है और अपने मन में सोचता है बत्तोसाई, तुम्हारी तलवार की बाहरी तरफ में धार नहीं है, इससे तुम्हारी रफ्तार में फर्क आएगा और इतना सा रफ्तार पे फर्क मुझे जीत दिला सकता है। और हम देखते हैं कि केंसन उस पर हमला कर देता है और गोरोगासा उसके अटैक से बच जाता है और खुश होने लगता है। पर केंसन अपने म्यान से उस पर हमला कर देता है और गोरोगासा दूर जाकर गिरता है। केंसन कहता है शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा सामना दुनिया के सबसे खतरनाक बत्तोजुत्सु हमला करने वाले में से है और इसलिए मेरा नाम लोगों ने बत्तोसाई रखा है। मैंने तुम्हारी कोहनी की हड्डियों को पूरी तरह चकनाचूर कर दिया है, इसलिए तुम अब तलवारबाजी नहीं कर सकते और वैसे भी मैं तुम्हें मारने वाला हूँ। पर वो ऐसा करने से हिचकिचा रहा होता है। पर गोरोगासा कहता है तुम हिचकिचा क्यों रहे हो? अगर तुम्हें काओरू को मेरे टेक्निक से आजाद करना है तुम्हें मेरी जान लेनी होगी। और जब काइसेन उस पर हमला करने ही वाला होता है काओरू खुद को उस टेक्निक से आजाद कर लेती है और काइसेन को रोक देती है और कहती है तुम फिर से कातिल नहीं बन सकते। ये कहकर वो बेहोश हो जाती है और ये देखकर काइसेन दौड़कर उसके पास जाता है। काओरू कहती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे अच्छा लगा कि तुम्हारी आवाज पहले जैसी हो गई है। पर तभी गोरोगासा काइसेन के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है और कहता है कल वो बेवकूफ लड़का मेरी टेक्निक से आजाद हुआ वो तो ठीक था, पर ये पतली दुबली लड़की आजाद हो गई, लगता है मैं काफी ज्यादा कमजोर हो गया हूँ। और यहाँ काइसेन कहता है हार मान लो जिने, अब बस तुम्हारा एक ही हाथ काम करता है और उससे तुम मुझे नहीं हरा सकते। पर हम देखते हैं गोरोगासा खुद को ही मार लेता है और कहता है लगता है तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने कहा था ना यही इस जंग की असली अंजाम देगा, क्योंकि अगर मैं पकड़ा गया मुझसे पूछताछ होगी और ऐसा हुआ तो उस सरकारी अधिकारी बने आदमी का नाम आ जाएगा जिसने मुझे किलर बनाया था। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता था इस दौर में लोगों को किलर की जरूरत नहीं होगी? किलर लोगों को अपनी मर्जी से मारता है लेकिन वो अपना शिकार कभी अपनी मर्जी से नहीं चुनता। और मैंने इस नियम को तोड़ा इसलिए मेरी हालत इतनी बुरी है। और फिर वो मर जाता है। केंसन कहता है काओरू हम वापस चलते हैं। सिपाही पुलिस का काम उन पर छोड़ देते हैं। रास्ते में काओरू केंसन से जान बचाने के लिए शुक्रिया करती है। केंसन काओरू को शुक्रिया करता हुआ कहता है फिर अगर तुम नहीं आई होती तो मैं फिर से वही खतरनाक हितोगिरी बत्तोसाई बन जाता। और फिर केंसन उसकी दी हुई रिबन को उसे वापस करता है। और केंसन की चोट की वजह से उसमें काफी सारे खून के धब्बे लग चुके होते हैं और वो पूरा तरह खूनम खून हो चुका होता है। इस बात के लिए काओरू काफी ज्यादा गुस्सा करती है और केंसन को सजा देने के लिए कहती है। फिर केंसन वहां से भागने लगता है और वो उसके पीछे दौड़ती है। इसी तरह वो लोग दौड़ते भागते घर पहुंच जाते हैं। और यहाँ केंसन कसम खाता है तो कभी भी पहले जैसा किलर नहीं बनेगा। फिर हम देखते हैं याही को जानजा को जो कि उनका इंतजार कर रहे होते हैं तभी भी बाहर बैठकर ही सो रहे होते हैं और उन दोनों को देखकर काफी खुश होते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जो कि कुछ गुंडों से बचकर भाग रही होती है और भागते भागते वो किसी के घर में चली जाती है। फिर हम देखते हैं काओरू को जो कि केंसन को पूरे घर के कोने कोने में ढूंढ रही होती है पर वो उसे नहीं मिलता और वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। पर याही को उस आकर बताता है कि केंसन जानजा के साथ कहीं बाहर गया है। और ये बात सुनकर काओरू के जान में जान आती है और कहती है मुझे लगा था वो हम सबको छोड़कर कहीं लंबे सफर पर निकल गया है। यही को कहता है अरे ओ पागल लड़की, अगर तुम्हारा बस चले तो तुम उसे गले पर पट्टा बांध कर रख लोगी। और ये पगलेट लड़की ऐसा इमेजिनेशन भी करने लगती है। अरे यार इसका कोई इलाज करवाओ पहले। यही को कहता है अरे मजाक कर रहा हूँ मैं, तू सच में ऐसे कर देगी क्या? और देखो देखो मोहतरमा शर्मा भी रही है। फिर काओरू पूछती है आखिर वो दोनों गए कहाँ हैं? यही को कहता है वो लोग कहीं कोइया नाम की जगह पर गए हैं, मैंने सुना था कि वहां पर लोग जुआ खेलने वाले हैं। और हम देखते हैं कि वो दोनों सच में वहां जुआ खेल रहे होते हैं। ये जानजा ना अपने केंसन भाई को बिगाड़ रहा है। हम देखते हैं कि जानजा केंसन की मदद से जीत रहा होता है और कहता है
तुम्हारी स्किल्स तो काफी ज्यादा कमाल की है। केंशिन कहता है, मैं यहाँ इसलिए आता क्योंकि तुमने कहा था यहाँ कोई मुसीबत आई है, पर ये जुआ खेल रहे हो। ये जुआ खेलना गैर कानूनी है। पर जानसा कहता है, तुम्हारी साकाबातो भी तो गैर कानूनी है, फिर भी तो तुम उसे लेकर घूमते हो। और ये बात सुनकर तो काइशन का चेहरा बन जाता है। जानसा कहता है, फिक्र मत करो, यहाँ पर सभी लोग मेरे दोस्त है, तो मैं इन्हें लूटूंगा नहीं, बस मैं इनके साथ इंजॉय करने आया हूँ। देख रहे हो भाई, केंशिन की मदद से लूटे जा रहा है और बोलता है लूटूंगा नहीं। दोगला आदमी है भाई। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम उसी लड़की को देखते हैं जिसको हमने एपिसोड की शुरुआत में भागते हुए देखा था, और उन्हीं दोनों गुंडों को भी जो उसका पीछा कर रहे थे। हम वापस जानजा को देखते हैं जो अपने किसी दोस्त के बारे में पूछता है, पर उसके साथ ही बताते हैं कि वो मारा गया है अफीम की वजह से। और ये सुनकर तो जानजा काफी हैरान होता है। केंशिन कहता है, ये अफीम खरीदने में तो काफी ज्यादा महंगा होता है, फिर एक आदमी इतनी ज्यादा मात्रा में अफीम को सूंघ कैसे सकता है। पर तभी वो अनजान लड़की आकर सीधा केंशिन से चिपक जाती है और उससे मदद करने के लिए ऑर्डर देती है। देख रहे हो भाई, और पीछे पीछे वो गुंडे भी आ जाते हैं और उन्हें घेर लेते हैं। जानजा पूछता है कि आखिर वो लोग कौन है और आखिर इस लड़की का पीछा क्यों कर रहे हैं। और वो गुंडे बिना कुछ बताए उस लड़की को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं। पर इससे जानता गुस्सा हो जाता है और उन दोनों गुंडों को तोड़ देता है। उनमें से एक आदमी कहता है कि वो लोग कांड्रियो के आदमी हैं और उनसे दुश्मनी लेना उन्हें काफी ज्यादा भारी पड़ सकता है। पर यहाँ जानजा उसे भी नहीं छोड़ता और उसे भी पीट देता है। और कांड्रियो का नाम सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। पर केंशिन पूछता है, ये कांड्रियो आखिर है कौन? मैंने पहले तो इसके बारे में नहीं सुना। सांजा बताता है कि वो एक कारोबारी है जो शहर के बाहर के हिस्से में रहता है, पर पता नहीं वो और कौन सा काला धंधा करता है। पिछले दिनों में वो काफी ज्यादा अमीर हो गया है और उसे अपनी खुद की सेना भी बना ली है। फिर वो लोग लड़की से पूछते हैं, अगर ये लोग कांड्रियो के आदमी है तो क्या तुम उसकी लवर हो? इस लड़की का नाम मेगुमी है। मेगुमी मना करती है और कहती है उसको कांड्रियो के बारे में कुछ नहीं पता। पर तभी एक चूहे जैसा बूढ़ा आदमी वहाँ पर आता है और कहता है, देख बेटी, झूठ बोलना तो मना है, और कहता है कि ये कांड्रियो को जानती है। के बाद मेगुमी में बाल लेती है कि वो कांड्रियो की लवर है और वो घर से भाग कर आई है क्योंकि वो उसके पास नहीं रहना चाहती। और फिर कुछ लोग उस आदमी को बाहर भगाने की कोशिश करते हैं, पर वो उन पर गोली जैसी किसी चीज से हमला कर देता है और वो दोनों जख्मी हो जाते हैं। और फिर वो चूहे जैसा आदमी मेगुमी को धमकी देता है कि अगर फिर से भागने की कोशिश की उसने तो वो उसकी टांगे तोड़ देगा और अपना हमला उन पर कर देता है। पर बीच में कांचेन आ जाता है और उनके हमले को रोक लेता है। फिर केंशिन और जानजा मिलकर उस चूहे जैसे आदमी का भर्जिया बना देते हैं। और ये देखकर तो मेगुमी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती है, अगर इन्होंने कांड्रू से मुझे आजाद होने में मदद तो मैं इन्हें काफी ज्यादा भारी इनाम दूंगी। राजा जी। पर यहाँ जानजा अपने दोस्त को घायल देखकर काफी ज्यादा गुस्से में होता है और पूछता है कि ये पूरा माजरा क्या है। पर मेगुमी जानजा से अपने हाथों को छुड़वाती है और उसके हाथों से में से कुछ गिरता है पुड़िया टाइप से। जानजा के दोस्त बताते हैं कि वो अफीम है। उसके दोस्त के घर जो कि मर गया है उसके पास भी ऐसी ही पुड़िया मिली थी। फिर से शिफ्ट होता है, हम कावरी याहिको को देखते हैं जो कि केंशिन और जानजा का इंतजार कर रहे होते हैं। याहिको कहता है, अगर वो लोग हार गए होंगे तो वो बस अपनी चड्डी में ही आएंगे। और ये सुनकर तो ये पागल लड़की उसका भी इमेजिनेशन करती है, अरे बस कर बहन, रुक जा, क्या क्या सोचेगी। फिर वो शर्माते हुए कहती है, मुझे उनको वैसे हालत में नहीं देखना। और तभी वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं, मतलब चड्डी में नहीं भाई, पूरे कपड़ों में। और उनके साथ मेगुमी भी होती है। मेगुमी को देखकर कावरी पूछती है कि ये मोहतरमा कौन है। केंशिन सब कुछ बताने ही वाला होता है पर जानजा उसे रोक देता है और कहता है, ये लोग हमारे पैसे नहीं दे रहे थे तो हमने इस लड़की को अपने साथ ला लिया। जानजा केंशिन को कहता है कि हमने इन्हें अफीम के मामले में फंसाया तो ये काफी बड़ी बात हो सकती है और इनकी जान पर खतरा भी हो सकता है, तो इन्हें कुछ मत बताओ। और जैसा ही केंशिन हाँ कहता है, कावरी ये जानकर काफी ज्यादा गुस्सा होते है कि उन्होंने किसी लड़की को गुलाम बना कर लाया है और मेगुमी को वहां से चले जाने के लिए कहती है, ए बहन तू जा यहाँ से। पर मेगुमी कहती है, अब तो मैं कहीं नहीं जाने वाली क्योंकि मुझे केंशिन पसंद आने लगा और इसको तो मैं अपना पति देव बनाऊंगी। और ये सुनकर कावरी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसका गुस्सा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वह सभी को वहां से निकाल देती है। आखिर उसका ही घर है भाई। बाहर आकर जानजा मेगुमी से फिर से अफीम के बारे में पूछता है और कांड्रू उसके पीछे क्यों पड़ा है ये पूछता है। पर इस बात से मेगुमी मुंह फुला कर बैठ जाती है और बताने से मना कर देती है। इससे जानजा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है पर वो कहता है, जब तक तुम मेरे साथ हो तब तक मैं पता लगा लूंगा कि ये लोग क्या माजरा है। तभी जानजा का एक दोस्त उसके पास भागता हुआ आता है। जानजा कहता है, तुम तो जख्मी लोगों को इलाज करवाने के लिए ले गए थे ना? शू कहता है, सभी जख्मी लोग खतरे से बाहर है पर एक दूसरी काफी ज्यादा बड़ी मुसीबत आ गई है और उन्हें अपने साथ चलने के लिए कहता है। फिर सीन शिफ्ट होता है,
हम देखते हैं जिन लोगों को केंशिन और सांजा ने पीटा था, जिन दो लोगों को, उन्हें केंड्रियो ने मार दिया है। मेगुमी कहती है जो लोग नाकाम हो जाते हैं केंड्रियो उन्हें मार देता है। भाई कांड्रियो की गांड्रो है। तभी केंशिन केंड्रियो के दो साथियों को देखता है। कांड्रियो का एक साथी उस चूहे जैसे शक्ल वाले इंसान से पूछता है, पेशियबी जिसने तुम्हारी नाक तोड़ी, क्या उसके लाल बाल थे और गाल पर स्क्रैच थे? वो बताता है कि हाँ ये वही लोग हैं और उन्हें मारने के लिए अपना वो बुलेट जैसा हथियार निकाल लेता है। पर यहाँ कांड्रियो उसे रोक देता है और वो आदमी कहता है कि वो ऐसा वैसा आदमी नहीं है, वो चाहे तो तुम्हें मार सकता है, और अपने एक साथी को उसके पीछे जानकारी लेने के लिए कहता है। यहाँ मेगुमी भी उसको बता देती है कि वो चश्मे वाला आदमी कांड्रियो है। पर केंशिन को ये समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर वो दो लोग उसके साथ कौन खड़े हैं। मेगुमी कहती है वो आदमी एक मुखिया है जो एक दूसरे फौज का हिस्सा है जिसका नाम ओनिवा बांदल था। पहले वो मित्स्यू दल में था पर अब केंड्रियो के लिए कुछ दिनों पहले से काम कर रहा है। फिर हमें ओन मित्स्यू दल के बारे में बताया जाता है कि ये लोग काफी ज्यादा खतरनाक हुआ करते थे और अभी के लोग इन्हें शिनोबी या निंजा के नाम से भी जानते हैं। देख रहे हो भाई। फिर सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि केंशिन मेगुमी से कांड्रियो की फौज के बारे में जानकारी ले रहा होता है। केंशिन पूछता है आखिर तुम अफीम कहाँ से मिली, पर ये अफीम का नाम सुनकर फिर से उसका मूड खराब हो जाता है और अपने मन में सोचती है ये दोनों आदमी ताकतवर तो है पर ओनिवा दल की पूरी फौज से नहीं लड़ सकते, तो मुझे यहाँ से जल्दी से निकल जाना चाहिए। फिर हम केंशिन को देखते हैं जो कि कांडो की फौज के लोगों को जानकारी देता है और कहता है वो लोग हम पर कभी भी हमला कर सकते हैं तो सावधान रहे। पर तभी एक धमाका होता है और सभी लोग दरवाजे की तरफ भागते हैं और हम देखते हैं कि दरवाजे के पास एक राक्षस जैसा मोटा हट्टा कट्टा आदमी खड़ा होता है। वीडियो की शुरुआत में हम उसी मोटे आदमी को देखते हैं जिसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था। यहाँ वो अपना नाम युत्तो को बताता है और कहता है ये मेगुमी को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो तुम सभी मारे जाओगे। पर यहाँ सांजा कहता है ये काफी ताकतवर लग रहा है और बिना किसी हथियार के लड़ता है, तो इससे तो मैं ही लड़ूंगा, और उस पर जाकर हमला कर देता है। पर इस हमले का उस पर ज्यादा असर नहीं होता और युत्तो को कहता है ये तुमने अच्छा किया कि तुम मेरे हमले के रेंज पर आ गए, और उस पर अपने मुंह से आग निकालता हुआ हमला कर देता है। पर टाइम रहते सांजा वहां से हट जाता है और बच जाता है, और ये देखकर तो युत्तो को भी काफी ज्यादा हैरान होता है। पर युत्तो को कहता है तुम मेरे पहले हमले से तो बच गए, पर अब तुम्हारा पैर जख्मी हो चुका है और ये जख्मी पैर लेकर तुम कैसे बच पाओगे। फिर हम देखते हैं उसी चूहे जैसे आदमी को जो कि छुप कर उन सभी को देख रहा होता है। फिर हम देखते हैं उस जो मोटा आदमी सांजा पर हमला करने वाला ही होता है, पर केंशिन उसे अपनी तरफ उलझा लेता है और खुद से मुकाबला करने के लिए कहता है। और ये बात सुनकर तो उस मोटे का पारा सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और वो मोटा अपना हमला केंशिन पर कर देता है। पर केंशिन उस मोटे के हमले से काफी आसानी से बच जाता है और उस आग के दो टुकड़े कर देता है। और ये देखकर वहाँ खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो मोटा केंशिन पर और भी काफी ज्यादा हमला करता है पर केंशिन को उससे कुछ भी नहीं होता। और यहाँ मेगुमी सोच रही होती है कि केंशिन उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा और वहाँ से सामने से भागने लगती है। पर काओरी उसे रोक कर कहती है केंशिन तुम्हारे लिए लड़ रहा है और तुम भाग रही हो, तुम्हें उसके साथ रहकर उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। मेगुमी कहती है ऐसे दुश्मन से तलवार से नहीं लड़ा जा सकता, उसे ये थोड़ी देर ही रोक पाएगा। पर काओरी कहती है देख लेना केंशिन ही जीतेगा, तुम केंशिन के बारे में कुछ भी नहीं जानती, वो कोई आम तलवारबाज नहीं है। और हम देखते हैं कि होता भी कुछ ऐसा ही है। केंशिन को उस मोटे के हमले से कुछ भी नहीं होता और हम देखते हैं कि उस मोटे के पेट का तेल भी खत्म हो जाता है। वो लाल भालू जैसा आदमी फिर से अपने पेट में तेल भरने लगता है और ये देखकर केंशिन उससे ऐसा करने से रोकने जाने ही वाला होता है, पर सांजा उसे रोक लेता है और कहता है मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया, पर इसे तो मैं ही ठिकाने लगाऊंगा, और मुकाबला फिर से शुरू करने के लिए कहता है। पर इस समय मोटा अपने पेट में तेल भर चुका होता है और कहता है अब काफी देर हो चुकी है, अब तुम मेरा मुकाबला नहीं कर पाओगे, मैं तुम्हारी चीता जला दूंगा, चिंता का चीता चीता कर दूंगा। सांजा उस मोटे आदमी से कहता है अबे लाल भालू, अब तेरे मुंह से आग निकलने का राज खुल चुका है, तो तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। पर तभी मोटा सांजा पर हमला कर देता है, पर सांजा उसके हमले के बावजूद उस मोटे के मुंह में हाथ डालकर उसका तेल का थैला ही बाहर निकाल लेता है। काफी खतरनाक है भाई ये। और कहता है अब तुम मुझसे नहीं जीत सकता तो अपनी हार मान ले। पर उस मोटे को लगता है कि सांजा के हाथों में चोट लगी हुई है तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर यहाँ सांजा तो IQ लेवल 99 लगाता है और अपने पैरों से मारकर उसका खोपड़ा बिगाड़ देता है और उस मोटे को पलटा देता है और कहता है ये तो काफी आसान मुकाबला था। पर केंशिन कैसा अरे बेटा ऐसा तुझे लगता है, पर देख तो पूरी तरह जल चुका है। पर ये बात सांजा को मानना नहीं होता है और इससे मना करता हुआ वो बहस करने लगता है। पर यहाँ काओरी खुश होती है और कहती है मुझे पता था केंशिन उससे हारा देगा क्योंकि वो काफी ज्यादा ताकतवर है। पर भाई लड़ाई तो सांजा ने की है ना,
छोड़ो मुझे क्या। यहाँ मेगुमी को भी भरोसा हो जाता है कि ये दोनों काफी ज्यादा ताकतवर हैं। फिर काओरी उसके पास जाकर कहती है तुम्हें तो काफी ज्यादा चोट लगी है और वैसे भी तुम जैसे तैसे जीते हो। पर फिर से सांजा इस बात से मना करता है और कहता है ओ हेमड़ी देखना कितनी आसानी से जीता हूँ मैं। पर यहाँ पर वो चूहे जैसा आदमी अभी भी उन्हें देख रहा होता है और कहता है सभी कुछ इस मेगुमी की वजह से हो रहा है, इसलिए वो उस पर अपनी पॉइजनस निडल से हमला कर देता है। पर टाइम पर याही को बीच में आ जाता है और हमला खुद पर ले लेता है। काओरी कहती है तुम आखिर बीच में क्यों आए। याही को कहता है मैं केंशिन और सांजा की टीम का हिस्सा हूँ और वो लोग मेगुमी की रक्षा कर रहे हैं, तो टीम में रहकर मैं उनकी तरह लड़ तो नहीं सकता पर मैं उनकी ऐसे मदद कर सकता हूँ। पर वो निडल पॉइजनस होती है इसलिए वो बेहोश हो जाता है और वो चूहे जैसा आदमी काफी खुश होते हुए कहता है वे मेरे बीच में आएगा तो चटनी बन जाएगा। और अब वो केंशिन पर भी हमला करने के लिए जाता है, लेकिन वो केंशिन की तरफ जब देखता है तो वो वहाँ होता ही नहीं है और केंशिन अचानक से हवा से आकर उस पर हमला कर देता है और कोई और आकर उसे बचा लेता है। हम देखते हैं याहीको की हालत काफी ज्यादा खराब होती है। अभी केंशिन और वो अनजान आदमी आमने सामने खड़े होते हैं। वो आदमी कहता है हमें पता है कि हम यहाँ मेगुमी को नहीं ले जा सकते, तो हम अपने साथियों को लेकर जा रहे हैं। पर केंशिन कहता है कि तुम यहाँ से जा सकते हो पर तुम्हें इस टिंगो को यहाँ छोड़कर जाना पड़ेगा ताकि वो याहीको का जहर निकाल सके। पर वो अनजान आदमी साफ मना कर देता है और कहता है तुम अपने दुश्मनों की मदद नहीं करते। और इस कर तो केंशिन उस आदमी पर हमला कर देता है पर वो आदमी उसे मारकर गिरा देता है। अपने साथियों को लेकर फरार। केंशिन याहीको के पास जाता है और कहता है मुझे तलवार के जख्म और टूटी हड्डियों का इलाज करना आता है, पर ये जहर वहर कब मेरे से नहीं हो पाएगा भाई, तुम लोग किसी और को ढूंढो। और मेगुमी याहीको के हालत को देखकर समझ जाती है कि इसे कौन सा जहर दिया गया है और इसे वो कहती है अगर तुम किसी डॉक्टर को जानती हो तो जल्दी से उन्हें बुला कर लाओ और मैं कुछ दवाई दे रही हूँ लिख कर उसे भी लेते आना। फिर सीन शिफ्ट होता है, डॉक्टर को देखते हैं जो की याहीको का इलाज कर देते हैं और बताते हैं ये 2-4 दिन में पहले जैसा हो जाएगा। इसने भी ये दवाई लिख कर दी है वो इसमें काफी ज्यादा माहिर होगा। अबड़ी कहती है हाँ वो लड़की उतनी लक्षणी है पर ठीक है। वो डॉक्टर पूछता है कहीं वो लड़की मेगुमी तकानी तो नहीं। मेगुमी के बारे में बताता है वो एक डॉक्टर की सहायक थी जिसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सीन शिफ्ट होता है, हम मेगुमी को देखते हैं जो यहाँ से भाग रही होती है पर केंशिन अचानक से आकर उससे पूछता है ओह आधी रात को कहाँ जा रही हो मैडम। और यही को बचाने के लिए शुक्रिया करता है और मेगुमी कहती है शुक्रिया की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसने मुझ पर हमला किया था। केंशिन फिर से पूछता है वैसे ये सब छोड़ो, वैसे तुम जा कहाँ रही हो। मेगुमी कहती है फिलहाल तो मैं टोक्यो जाऊंगी, फिर तुम्हारी सब मुसीबत खत्म हो जाएगी। केंशिन पूछता है मैं तुम्हारे गाँव में तुम्हारा कोई इंतजार नहीं कर रहा और उसे सब कुछ बता देने को कहता है। मेगुमी कहती है 5 साल पहले मैं उतनी समझदार नहीं थी जितनी अब हूँ। डॉक्टर छिपकर अंड्रियो के साथ काम करता था और अफीम बनाता था। अंड्रियो अफीम बनाने के सस्ते सामान खरीद कर लाता था और वैद उससे अफीम बनाता था। एक दिन कांड्रियो ने वैद से अफीम बनाने की विधि पूछी पर वैद ने ज्यादा मुनाफे के चक्कर में उसे बताने से साफ मना कर दिया और गुस्से में आकर कांड्रियो के आदमियों ने उसे मार दिया। और अब मैं उसकी सहायक आखिरी इंसान बची थी जिसे अफीम बनाने की विधि पता थी और इसलिए वो लोग मेरा पीछा कर रहे हैं। केंशिन कहता है अगर 3 साल से तुम इतनी तकलीफ में जी रही हो मेगुमी तो अब समय आ गया है कि तुम सब कुछ भूल कर आजाद हो जाओ। लोग इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम कुछ समय के लिए उस गुरुकुल में रुक सकती हो। मेगुमी कहती है पर काओरी नहीं मानेगी। भी काओरी दीवार के पीछे से बाहर निकलती है। केंशिन पूछता है मैं चलेगा ना काओरी। काओरी मान तो जाती है पर काओरी कहती है एक बात याद रखो, केंशिन फंसाने की कोशिश मत करना, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें निकाल दूंगी। उसके बाद हम उसी अनजान आदमी को देखते हैं जो कि अपने ईडर को सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। तो अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, टाटा और सब्सक्राइब करना मत भूलना यार।